नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे एग्जामिनर की माइंडसेट का पता चलता है और ये पता चलता है कि किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस, जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उनको हम कवर करते जा रहे हैं। जैसे हमने एक बार जैव विविध संरक्षण के ऊपर लिया, ठीक है। जैव विविध संरक्षण, जैव मंडल संरक्षण के ऊपर लिया, ठीक है। जैव मंडल संरक्षण के ऊपर हमने टॉपिक लिया। इसके अलावा हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व्स, राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय उद्यान, इन पे अभी टॉपिक बचा हुआ है तो इस पे भी ले लेंगे, ठीक है। भाग परियोजना, इन सब पे, क्योंकि ये अब जैसे एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे एक सवाल, एक या दो सवाल आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी में दे रखा है, दूसरा एनटीए पेपर बनाता है, तो ये इससे ज़्यादा चांसेस है कि इससे सवाल बन जाए। तो स्पीशीज है, स्पीशीज भी नेम ऑफ इंटरेक्शन, मतलब आपस में जो पॉपुलेशन है, दो जीव है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो चीज़ है। तो थोड़ा मैं इसके सामने एक बार इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। ये है अपना सहकारिता, ठीक है। कंपटीशन तो आपको पता ही है, स्पर्धा, ठीक है। प्रिडेशन आपको पता है, परभक्षण, परभक्षण, ठीक है। पैरासिटिज्म आपको, परजीविता, ठीक है। सहपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। कॉमन्सलिज्म के लिए आपके लिए सहभोजिता, और एमेंसलिज्म है परजीविता। ये सेम ही आ गया क्या? हिंदी में तो सेम ही है, तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश में अलग है, ठीक है। हिंदी में तो सेम ही है, इंग्लिश में अलग अलग है दोनों चीजें, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। सहकारिता, स्पर्धा मतलब एमेंसलिज्म। और तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है वो हम देखेंगे, हो क्या रहा है। प्लस प्लस का मतलब है कि दोनों जो जीव है उन दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब है दोनों जीवों को फायदा हो रहा है, ठीक है। दोनों जो जीव है उनको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अभी इसके एग्जांपल देख लेंगे जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। माइनस माइनस में मतलब दोनों को नुकसान हो रहा है, तो इस तरीके से सवाल बनेगा कि कंपटीशन या स्पर्धा में क्या हो रहा, क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो दोनों का माइनस माइनस रहता है। प्रिडेशन में, परभक्षण में क्या रहता है कि एक को फायदा मिलता है, एक को नुकसान होता है। जैसे ये सबसे इजी एग्जांपल, जैसे शेर हिरण का शिकार करता है, शेर हिरण का शिकार करता है तो एक को फायदा होता है शेर को, हिरण का एक का नुकसान होता है। सिमिलरली पैरासिटिज्म है, परजीविता है। जैसे जो पेड़ पे जो किसी जानवर पे, गाय पे चीचड़े जो बोलते हैं ना, चीचड़े वो चिपक जाते हैं, तो उसमें क्या, वो खून चूसते रहते हैं, ठीक है। तो खून चूसते रहते हैं तो एक को फायदा, एक को नुकसान होता है। इसी तरीके से प्लस और जीरो का कॉमन्सलिज्म, सहभोगिता का भी सेम कॉन्सेप्ट इसमें, हाँ सहभोगिता कॉमन्सलिज्म में इसको एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और एक को फायदा हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, जैसे कोई जानवर है, बड़ा जानवर है, वो कीचड़ में चलता है, तो उससे क्या है कि कीड़े निकलते हैं, तो वो बगुले बैठे हुए होते हैं आसपास, बगुले बैठे हुए होते हैं ना, वो उसको खाते रहते हैं। तो उससे इस जानवर को तो कोई, बड़े जानवर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन छोटे जानवर के लिए फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे बगुले वगैरह बैठे रहते हैं, तो ये चीज है। इसी तरीके से एक का नुकसान होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है उस केस में, ठीक है। तो इन सब के एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इससे सवाल बन जाएगा। क्वेश्चंस हम अभी चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपके एग्जाम क्योंकि पास में है तो चीजें क्लियर हो सके। ये आपके टर्म्स है हिंदी में, सहपोकारिता म्यूचुअलिज्म, स्पर्धा कंपटीशन, परभक्षण प्रिडेशन, ठीक है। कंपटीशन इसकी स्पेलिंग, कंपटीशन इसकी स्पेलिंग गलत कर ली। परभक्षण प्रिडेशन, परजीविता पैरासिटिज्म, कॉमन्सलिज्म एमेंसलिज्म, अंतरजातीय परजीविता, ये एमेंसलिज्म अंतरजातीय परजीविता, ठीक है। अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय परजीविता, तो देखना डिफरेंस कम है, एक तो परजीविता है और एक अंतरजातीय परजीविता है। तो आप क्वेश्चन गलत मत करना, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो ये अपना, ये जो वापस मैंने टेबल बनाई है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, कैट और माउस एमेंसिलिज्म का, ठीक है। कैट, तो माउस द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑफ लार्ज एनिमल्स इन द ग्रोथ ऑफ लोअर एनिमल्स, ठीक है। एक को फायदा और एक को कोई नुकसान नहीं। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया क्रोकोडाइल और बर्ड। म्यूचुअलिज्म में क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और पक्षी, के मगरमच्छ पक्षी के ऊपर बैठे रहते हैं, तो जैसे जैसे खाता रहता है तो उसको भी, बर्ड को भी फायदा मिलता रहता है इससे, ठीक है। कंपटीशन हमने देखा ही है, बर्ड्स कॉम्पिट विद स्क्विरल्स फॉर नट्स, तो कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है। और शेर अभी हिरण पे शिकार करता है तो उसको ये प्रेडेशन, ठीक है, ये प्रेडेशन बोलते हैं।
ठीक है, प्रेडेशन बोलते हैं, प्रेडेशन का आप हिंदी देख लीजिए वापस, परभक्षण। ठीक है, तो ये अपना हो गया परभक्षण। ठीक है, परभक्षण, परभक्षण। ठीक है, एक को फायदा एक को नुकसान। तो इस तरीके से आपको ये भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे, पूछेंगे किस में आएगा तो ये बताओ, या ये पूछ लेंगे ये किस में है तो आपको किस कैटेगरी में ये बताओ आपको। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि और ये टेबल एनसीईआरटी में, टेबल एनसीईआरटी में है, तो आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश, बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग पूछ रहा है, यूज किसमें किया जा रहा है। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, ठीक है, और ईंट उद्योग में। तो फ्लाई ऐश होती क्या है, जैसे जो कोल थर्मल पावर प्लांट है, कोल कोल वाले जो प्लांट्स है थर्मल है, जिनसे गैस निकलती है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, काली काली कलर की, ठीक है, काली कलर की जो धुएं होती है, गैस होती है, कोल का अपशिष्ट होते हैं, जो कोल के जो कोक बोल लीजिए, कोक के जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट बचे हुए जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या है, इकट्ठा कर लिया जाता है, वही फ्लाई ऐश है। ठीक है, ऐश मतलब आपको पता है धुआं, और फ्लाई मतलब जो हवा में निकल रही धुआं, उसको क्या इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब उसका क्या है, उसको तो बहुत मतलब टेंडर हो रहे हैं उनको, उसकी ईंटें बना ली जाती हैं, ईंटें बना ली जाती है। ठीक है, उनकी सड़कें बनाई जा रही है। ठीक है, सड़कें बनाई जा रही है, तो मतलब सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में बिल्कुल काम में आता है। कृषि में कहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट उसमें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंटेंट होता है अलग अलग। ठीक है, तो उससे उसको सॉइल की न्यूट्रिएंट या पीएच वगैरह को मेंटेन करता है, सॉइल की पीएच को, लवणता को मेंटेन करता है। साथ ही बंजर भूमि के विकास में, मैंने बताया बंजर भूमि के विकास में किस तरीके से, बंजर भूमि के विकास में जैसे सड़क बनाना हो, कोई और निर्माण करना हो, बांध और जल धारण संरचनाओं में बिल्कुल इसमें यूज हो रहा है। ईंट उद्योग में तो ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, ईंट उद्योग में तो चार तो देखो सब में है ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको फ्लाई ऐश के बारे में पता होना चाहिए। आगे भी सवाल होगा तो आप सोच लीजिएगा कि इससे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता। अभी देखो, एनवायरनमेंट का कम और लॉजिकल रीजनिंग का सवाल जाता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल जाता है, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल जाता है, एनवायरनमेंट का कम है। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित अंत और प्रारंभ नहीं है। भूकंप निश्चित प्रारंभ और अंत, भूस्खलन निश्चित प्रारंभ और अंत, हरिकेन, हरिकेन ये एक तरीके का सुनामी मान लो इसको, सुनामी ही मान लो इसको। ठीक है, और सूखा, अब सूखा देखिए, सूखा, अब सूखे का कोई निश्चित अंत या प्रारंभ थोड़ी कि अब सूखा पड़ा। ठीक है, सूखा कब से चालू हुआ, कब पड़ा। ठीक है, इसका कोई निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं है, तो लॉजिकल सवाल है। भूकंप का पता है, फिक्स है, रिश्टर स्केल। हाल ही में तुर्की में हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भयानक है, और हमने वहाँ पे एग्जाम्पल और मैंने उसके समझा भी दिया था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है तुर्की में। ठीक है, जो टर्की है वो क्या बना हुआ है, अधिकेंद्र बना हुआ है भूकंप का, अधिकेंद्र बना हुआ है भूकंप का। ठीक है, तो एक तरफ है वहाँ पे यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एक तरफ है वहाँ पे यूरेशियन प्लेट, एक तरफ है वहाँ पे अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, और एक तरफ है यहाँ पे अरेबियन प्लेट। सिंपल सा है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तो ये प्लेट क्या है, इस तरफ जा रही है। और तो यहाँ टर्की यहाँ पर कहीं पड़ता है, तो टर्की में अभी अधिकेंद्र या फिर उसको बोलते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर बन रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे लगातार भूकंप हो रहे हैं। तो ये क्या है, प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से है बेसिक। इन प्लेट के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। प्लेट्स है वो आपस में हमेशा मूव करती रहती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स आपस में मूव करती रहती है, क्योंकि क्रस्ट, कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, अर्थ के तीन संरचनाओं में क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये मेंटल जो है ये लिक्विड, ये तरल, तरल उसमें होता है, तो इसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती रहती है, कंटिन्यूस मूवमेंट करती रहती है। तो यूरेशियन प्लेट ये यूरोप एशिया वाली प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका प्लेट वाली इधर आ रही है, और साथ में अरेबियन प्लेट भी इस तरफ आ रही है। तो दोनों प्लेट्स इस तरफ घुस रही है, तो क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन बन रहा है यहाँ पे, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। इसलिए टर्की में भयानक अर्थक्वेक की सिचुएशन में। ठीक है, तो इससे संबंधित सवाल भी आ सकता है, लेकिन आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि 3 पॉइंट्स, 3 प्लेट मूवमेंट्स का टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, अधिकेंद्र बनने की वजह से टर्की में इस तरीके के भूकंप देखे को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनका योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए।
ताप विद्युत या संयंत्र, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं, लार्ज हाइड्रो पावर, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आपको ऑर्डर बताना है इसमें जो इसका योगदान है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या भारत के ऊर्जा सेक्टर में। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड भी है। लॉजिकल तो इतना सा है कि हमको पता है कि अभी भी कोल और डीजल का सबसे ज़्यादा, कोल पेट्रोल या कोल थर्मल वाले सबसे ज़्यादा होंगे, इतना तो हमको पता है। तो थर्मल वाला सबसे नंबर 1 पे होगा, तो थर्मल वाले यही है। तो सी और डी नहीं हो सकते, इसको हटा दो। अब रहता है रिन्यूएबल इतना ज़्यादा है, लार्ज हाइड्रो पावर और नॉन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तो कम है ही, 2% के आसपास। अब इन दोनों में कंपटीशन रहता है, तो चलो इसका आंसर तो ये है। आंसर ये क्यों है अभी हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये टेबल है, इसको ध्यान रख लीजिए, इसको लिख लीजिए एक जगह, पेन पेपर लेके लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये बार बार सवाल बनता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें देख लो, कोल का लगभग 52% है। सोलर और विंड, क्योंकि रिन्यूएबल तो है, दोनों मिक्स हो गई ना, 25% हो गई। हाइड्रो वाली 13% रह गई, ठीक है। न्यूक्लियर वाली 2% है, और बाकी अदर नेचुरल गैस वाली 6% है। तो ऑर्डर आ जाए कुछ भी अरेंज करने के लिए तो आप जमा देंगे कि कोल, ठीक है, फिर कोल के बाद अपना सोलर और विंड में भी आ जाए तो सोलर, फिर विंड, ठीक है, बीच में इधर हाइड्रो, हाइड्रो सोलर विंड, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को, फिर अपने पास नेचुरल गैस, और फिर फाइनली अपने पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर दीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो याद करने के लिए। आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पे। ताज़ा पानी का सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी गलत हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब फिर आप कंपटीशन से बाहर, फिर आप कंपटीशन से बाहर, ठीक है। इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, स्ट्रेटेजी सिंपल होती है। इजी कॉमन क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन तो ठीक है, वो तो एक आधी करेंगे, उसको तो छोड़ो ना। सिंपल और इजी मॉडरेट क्वेश्चंस वो गलत नहीं होने चाहिए। अब जैसे ये इजी क्वेश्चन है, झील में, नदियों में, ग्लेशियर्स में, ध्रुवीय बर्फ में तो सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है ताजा पानी की, पूछ रहा है कहाँ पे होती है। अब एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है। आईएएस में भी पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, 2022 में प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन था आईएएस में, ठीक है। तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है इजी, अपन को क्या है, अपन हार्ड की तरफ ही देखते हैं और इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आप कर दीजिएगा। ये मैंने टेबल बना रखी है, टेबल आप लिख लीजिएगा। देखो सब चीज़ें कितनी कितनी मुश्किल से, मतलब हर जगह से आपको स्लाइड्स, अलग अलग जगह से स्लाइड्स उठाई जा रही है। एक जगह वो पहले पहले वीडियो था, उसमें हमने इंटरेक्शन वाला वीडियो देखा, ठीक है, उसके लिए अलग से स्लाइड लगाई। फिर अपने पास एक एनर्जी जनरेशन वाला था, उसकी स्लाइड लगाई। कल मैंने पर कैपिटा CO2 वाली स्लाइड लगाई थी, CO2 वाली लगाई थी, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन वाली लगाई थी, ठीक है। देखो कितने सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं अब, ठीक है। इन आखिरी 7-8 लेक्चर से मतलब इतना सारा आपको कवर कराया गया होगा। जितना मेन उद्देश्य यही है कि आपको मतलब जितना 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 टाइम चाहिए ना, उतने टाइम में आपको चीज़ें कराया जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वो नहीं है कि ना आपका टाइम वेस्ट किया जाए, ना आपको एक्स्ट्रा वीडियोस के चक्कर में उसमें उलझाया जाए, ठीक है। तो ये सरफेस वाटर, फ्रेश वाटर है, तो इसमें ग्राउंड वाटर 30% है, और ग्लेशियर और आइस कैप में लगभग 68 या 69% के आसपास फ्रेश वाटर किसमें है, इसमें है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। तो इसके लिए अपन आंसर टिक कर दीजिएगा आप, ठीक है। ग्लेशियर्स और आइस कैप में ग्लेशियर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन ए, असर्शन रीजन, ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े मौसम में होती है। केवल जाड़े ही मौसम में होती है क्या, ऐसा थोड़ी है, यहाँ केवल जाड़े मौसम में होती है भारत में। ऐसा ही कुछ रीजन है क्या, ऐसा कुछ पश्चिमी विक्षोभ वगैरह है, लेकिन केवल जाड़े मौसम में होती है ये तो जरूरी नहीं है। तो ये सीधा ही गलत हो गया। असर्शन रीजन को हमेशा ऐसे अटेम्प्ट करना है, पहले देखो दोनों सही है कि नहीं है। अभी यहाँ पे तो इसका आंसर तो देख लो पहले, ए सही है परंतु आर गलत है, सीधा आंसर आ गया। अभी भारत में ओलावृष्टि जाड़े मौसम में होती है, केवल हटा देते हैं, जाड़े मौसम में होती है, तो बिल्कुल सही है, तब ये भी सही हो जाता। लेकिन फिर क्या ये इसका रीजन होता, तो ओलावृष्टि से तो फसल नष्ट होती है, तो भारत में ओलावृष्टि जाड़े मौसम में होती है, सही है, तो इसका रीजन थोड़ी होगा। ऐसे बोलता कि ओलावृष्टि जाड़े जाड़े में ओलावृष्टि से फसल नष्ट नष्ट होती है। अगर ये ऐसा होता कि जाड़े में ओलावृष्टि से लगी फसल नष्ट होती है, तो फिर इसका रीजन सही हो जाता है कि जाड़े मौसम में ओलावृष्टि होती है, तो इसलिए फसल नष्ट नष्ट होती है। या ऐसा होता कि जाड़े में फसल नष्ट हो जाती है और भारत में ओलावृष्टि जाड़े मौसम में होती है, इस तरीके से क्वेश्चन होता तब भी सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्या पूछना चाह रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो अब आपको वही करना है। अभी भी जितना आपने देखा है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन उससे बन ही जाएगा। एमेंसलिज्म, कॉमन से कॉमन, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। आप टेबल बनाइए अपने हाथों से, आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर उसके बाद हमने वाटर कैपेसिटी, असर्शन रीजन, इस तरीके के क्वेश्चंस देखे। टर्की का हमने एक भूकंप का वाला भी देख लिया कि उसमें 3 तरीके की प्लेट्स हैं, ठीक है।
इधर अफ्रीकन, इधर अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। इधर अपना यूरोप एशिया, यूरोपियन एशियन वाली प्लेट है, ठीक है। इधर टर्की टर्किश टर्किश प्लेट है। यूरोप एशिया वाली यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। इधर अरेबियन प्लेट है, ठीक है। और इधर अफ्रीकन प्लेट है। तीनों प्लेटें आपस में आ रही है, इस तरफ मिल रही है, तो यहाँ पे दबाव केंद्र हो रहा है टर्की पे, तो ये क्या बन गया है, अधिकेंद्र, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, यही है, इतना सही है। रीज़न पूछे तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है, तो चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, आपका करंट भी कवर हो जाएगा, करंट और स्टैटिक दोनों कवर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। फैक्ट्स को करते रहिए, साथ के साथ लिखते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, रिवीजन होता रहे।